दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में यूजीसी नेट जे हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी नाटक की श्रृंखला चल रही है। आज हम सिंदूर की होली का तीसरा अंक पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सिंदूर की होली का तीसरा अंक। रात। यह तो रात अंधेरी है। आकाश में बादल होने का कारण भयंकर हो उठा है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं ओर की कोठरी के दरवाजे के पास बरामदे में फर्श पर एक लालटेन जल रही है। बड़े कमरे के किवाड़ उसी तरह खुले हैं। कमरे के एक भाग में बाहर की लालटेन का प्रकाश पहुंच रहा है। शेष कमरा अंधेरा है। माहिर अली चुपचाप बरामदे में आगे आगे की ओर बैठा है। सांस भी ले रहा है या नहीं पता नहीं चलता। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा लालटेन के प्रकाश में आकर खड़ी होती है। क्षण भर के बाद बरामदे में निकलकर बाहर की ओर देखने लगती है। मनोरमा, ओह कितना अंधेरा है। आज की रात तो जैसे माहिर माहिर अरे वो सो गया क्या? माहिर अली, नहीं सो नहीं रहा हूँ। मनोरमा, क्या कर रहे हो? इस तरह बुलाने पर भी नहीं बोलते? माहिर अली, आज की रात परलय है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। यहीं बैठे बैठे झपको आ गई। बड़ा डरावना सपना देखा है। अभी अभी दो काले आदमी, शैतान की तरह खौफनाक, इससे भी ऊंचे थे। हाँ, इससे भी ऊंचे, काले लंबे लंबे दांत, ओठ के बाहर हो गए थे बड़े ओठ के बाहर ओठ के बाहर हो गए थे बड़े बड़े बाल है। हाथ उठाकर ऊपर से नीचे को धीरे धीरे खींचता है। यही मेरे सामने, मेरे हाथ पकड़कर खींचने लगे। मैं घबराकर जाग पड़ा। मालूम हो रहा है जैसे इधर चारों ओर भूत घूम रहे हैं। मनोरमा, माहिर अली, शायद उसे ले जाने के लिए दूत आ गए हैं। चला भी गया होगा। मनोरमा, क्या कह रहे हो? माहिर अली, उसकी बोली बंद हो गई है। उस घर का चिराग आज बुझ रहा है। आज ही तक उसका दुनिया का नाता था। मनोरमा एकाएक नीचे उतरकर बाहर की ओर निकल जाती है। हाँ हाँ, क्या कर रही है? उधर नहीं, उधर नहीं, इस अंधेरे में। डर जाएगी कहाँ मानिएगा, डर जाएगी। आप लोग तो कुछ मानती ही नहीं। उसे ले जाने के लिए दूत इधर से ही गए हैं। इधर से ही लौटते वक्त मटके में पड़ जाना बुरा होता है ऐसे मौके पर। मनोरमा, मेरे लिए कौन रोने वाला है? माहिर अली, कहाँ गई, किधर गई? आइए, बोलती क्यों नहीं? मनोरमा, कहो ना, यहीं हो। माहिर अली, आप डरती नहीं हैं? मनोरमा, नहीं, किस लिए डरूं मैं भला? मुझे जिंदगी लेकर क्या करनी है? माहिर अली, वह देखिए, आसपास की ओर लुक फूटा है। ओह कितना बड़ा सारा आसमान उजेला हो गया। मालूम हो रहा है मर गया। लौट चलिए। आह आह। मनोरमा, क्या शोर कर रहे हो जी? माहिर अली, उन सब के लौटते वक्त आप रास्ते में पड़ जाएंगी। मनोरमा, अच्छा, तो अगर मेरी उन सब से भेंट हो जाएगी तो मैं उसे जाने न दूंगी, पकड़ कर रख लूंगी। माहिर अली, कैसे, किसे? मनोरमा, उसी रजनीकांत को। माहिर अली, उसको किस तरह? मर जाने वाले को कभी किसी ने पकड़ कर रखा है? मनोरमा, देखो, तग न करो, जाओ, मुझे यहीं खुले आकाश के नीचे रहने दो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम न डरो। माहिर अली, अच्छा, आप यहीं रहिए, मैं जाकर बैठूं, आगे न बढ़िएगा। आगे बढ़ने में मनोज शंकर आगे बढ़कर लालटेन उठाता है और उसे माहिर अली के मुंह के सामने कर देता है। मनोज शंकर, अरे तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली, रोशनी नहीं ना ही। मनोज शंकर, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली, दुनिया किस्मत को रोती है, मैं भी रो रहा हूँ। चंद्रकला, सीधे क्यों नहीं कहते, क्या बात है? माहिर अली, इधर राय साहब भगवंत सिंह ने 40,000 दिया है। साहब को उधर अस्पताल से खबर आई है कि हालात ख़राब हो गई है। मौत के वक्त का बयान लेने फ़ौरन आइए। किसी तरह नोटों का पुलिंदा भीतर फेंक कर चले गए। सीधा टेढ़ा यही है और इसी पर मैं रो रहा हूँ। मनोज शंकर, 40 और 10 पास 50,000, उसकी मृत्यु का मुआवजा तो ले लिया गया। अब कानून और व्यवस्था का अभिनय होगा। माहिर अली, जी। मनोज शंकर, तुम कब से इनकी नौकरी में हो? माहिर अली, 15 साल हो गए हैं। मथुरा से मुरादाबाद गए। फौजा 15 साल हो गए हैं कि कहाँ कहाँ गए, नोट कर लेगा। मथुरा से मुरादाबाद गए, फौजाबाद गए, गाजीपुर गए और इधर यहाँ आए। आप तो जानते ही हैं। मनोज शंकर, तुम्हारी तबीयत इस नौकर से कभी। माहिर अली, अब तक मैं कभी चला गया होता, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैं अपना हाथ जो कटा चुका हूँ उसी डर से अब तक। मनोज शंकर, कैसा हाथ कटा चुके हो? माहिर अली, लेकिन कह देने पर तो फांसी चढ़ जाऊंगा। मनोज शंकर, फांसी चढ़ जाओगे? माहिर अली, जी हाँ, सब साहब तो यही कहते हैं और इसीलिए 10 वर्ष बीत गया, अभी किसी को पता नहीं चला कि मैंने। मनोज शंकर, कहो
यहाँ कोई नहीं है। माहिर अली, आप हैं ना? आप ही से तो। मनोज शंकर, माहिर, तुमने तो मुझे संदेह में आज सवेरे जो तुमने कहा था उसमें कुछ और। माहिर अली, नहीं नहीं, कोई सुबह नहीं, मैंने कभी नहीं। मनोज शंकर, लेकिन तुम इस तरह काँप क्यों रहे हो? माहिर अली, लेकिन कह देने पर मेरी जान नहीं बच सकती। मैं फांसी पड़ूँ चढ़ूँगा। चंद्रकला, ओह, इस समय आप लोग चुप रहें। सब किसी की जान आज ही क्यों जाए? जिसे मरना था वह तो मरा ही। मनोज शंकर, चंद्रकला शांत रहो, सारा संसार मरता है, एक और मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। माहिर अली क्या कह रहा है? जीवन का रहस्य उसमें है, उसे सुनो। चंद्रकला उद्वित होकर उठती है और भीतर चली जाती है। कहाँ जा रही हो? सुनो। चंद्रकला, नहीं, मैं जा रही हूँ, अब सो रहा हूँ। मनोज शंकर, तुम्हें नींद आएगी? चंद्रकला, यह न पूछो, नींद ऐसी आए जो कभी टूटे ना। वेग से प्रस्थान। मनोज शंकर, माहिर, कह दो कैसे? कह दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। माहिर अली, आपसे? मनोज शंकर, तुम मेरा विश्वास नहीं करते? माहिर अली, इस बारे में। मनोज शंकर, तुम इतने घबरा क्यों गए हो और इस तरह काँप क्यों रहे हो? माहिर अली, यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। मनोज शंकर, देखो, कयामत की रात तो रोज आती है, रजनीकांत के लिए आज ही कयामत की रात थी। कल संभवतः यह है मेरे लिए हो जाए, तुम्हारे लिए हो, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं। माहिर अली, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मनोज शंकर, क्यों? माहिर अली, देखने के लिए, एक बार और, आखिरी बार। मनोज शंकर, पता नहीं इस तरह के कितने रजनीकांत आज मरेंगे, तुम यूँ इस तरह। माहिर अली, मैंने एक सपना देखा था कि मुझे पकड़ने के लिए दो शैतान आए थे, मेरी बाह पकड़ने लगे, मैं घबराकर जाग गया, बर्ती की ओर देखने लगता है। मनोज शंकर, तो तुम नहीं कहोगे? माहिर अली, कह दूंगा, कहकर एक बार फांसी पर चढ़ जाना रोज की फांसी से अच्छा है, लेकिन उसे देखना भी है। चलिए आप भी अस्पताल, रास्ते में सब कह दूंगा। चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला पीले रंग की कामदार साड़ी और सोने की चंद्रहार पहने। मनोज उसकी ओर विस्मय से देखता है। क्या? कौन सी साड़ी? पहले चंद्रकला हरी रंग की साड़ी पहनी रहती है, अब पीले रंग की साड़ी पहनी है। चंद्रकला, इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? मनोज शंकर, चलोगी अस्पताल? चंद्रकला, घंटे भर से ऊपर वहाँ रहे हैं, अब किस लिए? मनोज शंकर, वह तो उसके मरने की संभावना न थी। चंद्रकला, अब मैं जाकर जिला तो न दूंगी ना, अगर वह संभव होता। जाओ देख आओ। मनोज शंकर, मालूम होता है उतना समकंबा व्यर्थ था, समझाना व्यर्थ गया। चंद्रकला गंभीर होकर, जाओ, जाते क्यों नहीं? समझाने का अभी बहुत समय है, मैं आज नहीं मर जाऊंगी। मनोज शंकर और माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला उठकर देखने लगती है, बाहर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा उसके समीप आकर, वाह, क्या कहना है, मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती थी, चित्र बनवाने समय तुमने यह श्रृंगार क्यों न किया? चंद्रकला तब गंभीर होकर मनोरमा का हाथ पकड़ लेती है। मनोरमा, हाँ कहो तब। चंद्रकला, तब तो मैं पार्वती की तरह मनुष्य जय के लिए तपस्या कर रही थी। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देखकर, तुम्हारा चित्त शांत है ना? चंद्रकला, प्रशांत महासागर की तरह। किसकी तरह शांत है? प्रशांत महासागर की तरह शांत है। अब लहरें न उठेगी। अब चित्र कहाँ रखा है? देना तो। मनोरमा, वह चित्र, वह रजनीकांत का। चंद्रकला, हाँ हाँ। मनोरमा, शायद तुमने सुना होगा कि उसकी हालत। चंद्रकला, हाँ, सुना चुकी हूँ। उनकी तैयारी हो चुकी है, अब मैं भी तैयार हो जाऊँ। मनोरमा, किस लिए? चंद्रकला, क्यों? मनोरमा, लेकिन तुम्हारी आंखें। चंद्रकला, आंखें मलकर मेरी आंखें दिखाई तो पड़ रही हैं मुझे। मनोरमा, इतनी चमक क्यों रही हैं? चंद्रका मुस्कुराकर, उद्विग्न क्यों हो रही हो? मनोरमा, मुझे भय है कि तुम। चंद्रकला, किस तरह का? मनोरमा, शायद तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो। चंद्रकला, वह तो हो चुका। मनोरमा, ओह, तो तुम्हारा मनोज बाबू से समझौता नहीं हो सका? तुम अब भी उसी मोह में? चंद्रकला, बस कहना मत फिर ऐसे। मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो? मैं जिसकी थी हो चुकी, और समझौता कैसा? आग और पानी का समझौता कैसा? मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार का संदेह है, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती। मैं स्वयं अपना विश्वास नहीं कर सकते, वह स्वयं अपना विश्वास नहीं कर सकते। प्रयत्न उन्होंने भी किया और मैंने भी, लेकिन हम दोनों असफल रहे। मनोरमा, हूँ, लेकिन यह
अंग्रेजी विदेशी भावावेश प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में चल नहीं सकता। चंद्रकला, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का। किसका किसका जिक्र हो रहा है? राम और सीता, दुष्यंत और शकुंतला, और नल और दमयंती का, अज और इंदुमती का। प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक ही है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या क्या देश का विदेश। लेकिन मैं इस तरह अपनी सफाई न दूंगी। संभव मेरा यह काम स्त्री जीवन और समाज के विधान के नितांत प्रतिकूल है, लेकिन अब तो मैं मर चुकी, इसका मुझे दुख नहीं है, और न तो मैं इसके लिए पश्चाताप करूंगी। मनोरमा, बहन मैं। चंद्रकला, कहो, मैं सुनना चाहती हूँ, जो कुछ भी कहो। मनोरमा, मुझे संदेह है तुम विचार नहीं कर रही हो। चंद्रकला, मनोरमा, तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी, और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। तुम्हारा निभ गया और मेरा निभ नहीं निभेगा। मनोरमा, 8 वर्ष उंगली रखकर, लेकिन मेरा विवाह भी हो चुका था। चंद्रकला, तो विवाह तो मेरा भी हो गया। 1000-2000 आदमी भोजन ना कर सके, बस 10 बार शंख ना बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक ना पढ़े गए, यही ना। मनोरमा, तब विवाह कैसे हुआ? चंद्रकला मुस्कुरा गया। विवाह की कई प्रणालियां हैं, हमारे ही यहाँ पहले प्रचलित थी, अब जरूर रुक गई हैं, लेकिन खैर मेरा तो हो गया है जी। जीवन में चिंता करने को बहुत कुछ है। एक यह भी रहेगा। मनोरमा, बहन सावधान होने की जरूरत है। चंद्रकला, उसे दोनों हाथों में पकड़कर, मनोरमा, मैं तो विचार करना जानती ही न थी, तुम्ही ने तो सिखलाया, और अब अधीर क्यों हो रही हो? तुम्हारा आदर्श क्यों केवल तुम्हारा रहे, मेरा भी हो? मुझे भी उसी आदर्श में जीने दो। मनोरमा, मेरा आदर्श तो वैधव्य है, जो अपने बस की बात नहीं, लेकिन तुमको क्यों अपना जीवन बिगाड़ रही हो? मैं यही तो नहीं समझ पाती। चंद्रकला, इधर देखो, मजबूरी मेरे लिए भी है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभिक से ही मानसिक हो गई। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा विवाह कैसे होगा। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रीत्व का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ। ऐसा क्यों है? पुरुष की चार हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया, और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी। छोड़ दो, शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवालों के घेरे में डाल दी गई हैं। मनोरमा, ठहर जाओ, तुम्हारी छाती बड़े जोर से धड़क रही है, और सांस भी तेज हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं, ठहरो। चंद्रकला कहती है, एकाएक कुर्सी में से उठकर, इस दुर्बलता को आज निकालना होगा। मेरे हृदय में वह हंसी गड़ गई है। मुझे रोना नहीं है। मनोरमा आगे बढ़ती हुई, कहाँ जा रही हो इस अंधेरे में? चंद्रकला, सूर्य को बुलाने, दीपक से तो यह अंधेरा नहीं मिटेगा। चलोगी तुम भी? चलो ना चले? मनोरमा, अरे तुम्हें उन्माद हो रहा है क्या? चंद्रकला, छी, उन्माद उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है, और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है? मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की ज़रूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतना हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगी। कोई चिंता नहीं है। मेरा वैधव्य परम अमर रहे। मनोरमा कातर होकर, हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ आओ, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। चंद्रकला, तुम रोने लगोगी? किस लिए? तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? बाबूजी के 50,000 में से कुछ चाहिए तो आने दो। आगे बढ़कर बरामदे में जाती हुई, इच्छा थी इस अंधकार में अपने अभिसार को चल दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम न रो। हम लोग अगर अपना रोना बंद कर सके तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। मनोज मेरी ओर इस तरह देख रहे थे मानो चोर की ओर देख रहे हों, लेकिन मैं नहीं देखती। मैंने चोरी कब की? कुर्सी पर बैठकर सिर के ऊपर से साड़ी हटा देती है। छोड़, बड़ी बीमारी है, पानी भी नहीं बरसता। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देखती हुई, अरे चंद्रकला, धीमे स्वर में, क्या है? मनोरमा, तुम्हारे सिर पर सिंदूर कैसा? चंद्रकला, मेरा विवाह जो हुआ है। मनोरमा, कहाँ? चंद्रकला, अस्पताल में। मनोरमा, अस्पताल में? अरे चंद्रकला, क्या अरे अरे कर रही हो? इसमें विस्मय क्या है?
मेरा प्रेमी बड़ा था, तुम जानती हो। यह मेरी सुहाग रात है। कितनी सुनो लेकिन कितनी व्यापक, कितनी सुनी लेकिन कितनी व्यापक। इसका अंत नहीं है। मेरा पुरुष मुझे अपनी गुलामी में न रख सका, मुझे सदैव के लिए स्वतंत्र कर गया। मुझे जो अवसर कभी न मिलता वह मिल गया। मुस्कुराकर इस तरह विस्मय में क्यों देख रही हो मनोरमा? मुझे तो काट मार गया। चंद्रकला, लेकिन क्यों? मेरा सिंदूर देखकर उन्हीं के हाथ से लगा है। सिर पर दोनों हाथ रखकर धरती की ओर देखने लगती है। मनोरमा, वे तो बराबर बेहोश रह गए थे। चंद्रकला, हाँ। मनोरमा, तब? चंद्रकला, अगर वे बेहोश न होते तो तब तो शायद यह संभव न होता। मनोरमा, लेकिन यह हुआ भी कैसे? यह भी तो। चंद्रकला गंभीर होकर धीमे स्वर में, मैं अपने साथ सिंदूर लेती गई थी। सरकारी अस्पताल की हालत तो तुम जानती हो। जैसा प्रबंध रहता है रोशनी की ओर और चीज़ों का। पास में एक लालटेन रखी थी। कोई कंपाउंडर उठा ले गया। मुझे मौका मिल गया। उनके हाथ पर सिंदूर रखकर मैंने लगा लिया। देखती नहीं हो कैसे सिंदूर की होली खेली गई है। मनोरमा, ओह चंद्रकला, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रही हो? मनोरमा, तुम्हारी भावुकता। चंद्रकला, जैसे मैंने कोई विचारहीन काम किया है। मनोरमा, मैं तो। चंद्रकला, व्यर्थ ही बहस न करो बहन। मनोरमा, लेकिन। चंद्रकला क्षुब्ध होकर, फिर लेकिन तुम्हारा लेकिन मेरा विश्वास नहीं डिगा सकता, और यदि तुम न मानोगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा विधवापन निरर्थक है लेकिन मेरा सार्थक। मनोरमा, हाय बहन, क्यों मुझे अपमानित कर रही हो? चंद्रकला, ईश्वर जानता है, मैं सच्चे मन और सच्ची आत्मा से कह रही हूँ। मनोरमा, सच्चे मन और सच्ची आत्मा से? चंद्रकला, हाँ। मनोरमा, तुम क्षोभ में यह। चंद्रकला, मैं बिल्कुल शांत और प्रसन्न चित्त से। मनोरमा, ऊह, जाने दो। चंद्रकला, तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह रह जाएगा। सुनो, मैं क्या समझती हूँ। नहीं तो तुम। मनोरमा, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। इस समय चुप रहो। चंद्रकला, चुप तो मुझे रहना ही है। भविष्य में मैं इस विषय पर व्याख्यान न दूंगी। यह रस मेरी आत्मा में भर गया है। यही मेरा असंतोष है। पुरुष बलि है, वह सब तरह से बलि रहेगा। मैं दंड में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी। बहन, तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसका कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा है? तुम स्वयं सोच लो। मेरा वैधव्य वह निर्विकार मुस्कुराहट, यौवन और पुरुषत्व के विकास की वह स्वर्गीय आशा मैं कल्पना करती हूँ। 25 वर्ष की अवस्था में वह शरीर और वह हृदय कैसा होता? इसलिए कहती हूँ, मेरा वैधव्य सार्थक है। आज तुम भावना और विक्षोभ की आंधी में उड़ रही हो। इस समय मेरे शब्द हल्के पड़ेंगे, नहीं तो मैं कह देती कि इस समय तुम्हारा यह शीशा देखना, जिस चीज़ को तुम आत्मज्ञान और चिरंतन नारित्व का उदय कह रही हो, वही नहीं है। तुम्हारा वैविध्य और अमर रहे, और तुम अपने ही रूप में रिभक्ति रिझती भी रहो। यह क्या है? चंद्रकला उस पर लालटेन प्रकाश डालती हुई, क्यों? मनोरमा, तुम्हारा वैधव्य तुम्हारा है, वह तुम्हारा स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसमें समाज को संसार की क्या आशा है? चेद मंत्र, हवन, शंख ध्वनि, जिनके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, सामाजिक संस्कारों के लिए मोहर का काम करते हैं। विवाह हो गया इसकी सूचना और साक्षी का काम करते हैं। तुम अभी जो मुझ पर और सामाजिक रूढ़ियों पर विष उगलती रही हो, उसके मूल से तुम्हारा विक्षोभ और तुम्हारी नई शिक्षा है। तुम उन पर रिझ गई, और आप मरने पर तुम विधवा हो गई। मैं विधवा हुई थी एक बार। मेरे किसी दूसरे वैधव्य की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि अब फिर कभी मेरे विवाह के नाम पर वेदमंत्र, शंखध्वनि, ब्रह्मकोश या अवसर नहीं आएगा। लेकिन तुम जो उनके मोह में पड़ गई केवल एक बार देखकर, तुम क्या समझती हो? वैसी हंसी, मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का इतने बड़े संसार में दूसरा न होगा। और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी न उन्मुक्त जाएगी। मेरा हाथ वेद मंत्रों और शंख ध्वनियों का सवाल था, इसलिए मैं एक बार विधवा हुई, लेकिन तुम्हारे साथ तो अनेक बार विधवा होने की संभावना है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए
शब्द संस्कारों की मर्यादा उस तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका व्यापार नहीं होता। परीक्षा की आँच में ठहर परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते। अभी तक कुशल है, अभी तक कुशल है। अपराजकता संभव है, कुछ समय के लिए आश्वस्त मिटाए, लेकिन स्वस्थ व्यवस्था नहीं हो सकती। स्वतंत्र अस्तित्व आज दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं, उनमें से एक है। लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफ़ी मैदान दे सकेगा। चंद्रकला, बस रहने भी दो। मनोरमा, क्यों, सुन लो, तबीयत नहीं चाहती? चंद्रकला उसकी ओर देखती हुई, यह न समझना कि मैं केवल शीशे में अपना सिंदूर और सौंदर्य देखती रही हूँ। मनोरमा, अच्छा। चंद्रकला, मेरा व्यक्तित्व, मेरी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति। मनोरमा, क्या मतलब? चंद्रकला, शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार वह और कुछ नहीं। मनोरमा, हूँ, लेकिन आत्मा आत्मा हाँ जी, आत्मा अंग्रेजी व्यर्थ से या संस्कृत। चंद्रकला, क्यों? उसकी ओर देखने लगती है। मनोरमा हाथ हिलाकर, मैं पूछती हूँ, आत्मा तुम किस व्यर्थ में कह रही हो, अंग्रेजी मतलब में या जो मतलब अपने यहाँ माना जाता है? चंद्रकला, मैं तो चुप हो जाती है। मनोरमा, अंग्रेजी में आत्मा की भावना अनादि की नहीं है, उसके लिए तो 50-60 वर्ष के जीवन में ही आत्मा कभी कभी 10-50 बार मरकर जी उठती है, या वे बुद्धि जल से आत्मा को जब तबीयत चाहती है बदल दिया करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। और आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई है, हमारे यहाँ वे भी आत्मा को खिलौना बना रहे हैं। वे भी कहने लगे हैं, अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, बदल डालो, नहीं तो कल्याण नहीं। तुम भी शायद उसी तरह। चंद्रकला घबराकर, चुप भी रहो। मनोरमा, आ गया समझ में? चंद्रकला, मैं समझना नहीं चाहती। नहीं नहीं, मुझे न समझाओ, मैं समझूंगी नहीं। मनोरमा, लेकिन या तो। चंद्रकला कड़े शब्दों में, मैंने कह दिया, चुप रहो। मनोरमा, हूँ। चंद्रकला उसकी ओर देखकर सिर हिलाती है। अब जब कभी भाग्य से फिर भेंट होगी तो समझा जाएगा। भगवंत के 50,000 के लिए प्रायश्चित कौन करेगा, साथ ही साथ वह भी हो जाएगा। मुरारीलाल का चेहरा उतार हुआ और आंखों का कठोर हो रही है। मुरारीलाल चारों ओर घूमकर देखते हुए, चंद्रकला। चंद्रकला उसी तरह बढ़ती हुई और उसी तरह डरती की ओर देखती हुई, जी। मुरारीलाल, शाम को गई थी अस्पताल में, बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला धीमे स्वर में, जी। मुरारीलाल, बस एक शब्द, जी। मेरे सामने लाज आ रही है, और भरे अस्पताल में उसके सिर पर हाथ रखने में, उसके तलवों को सहलाने में लाज नहीं आई थी। दुनिया जान गई थी मेरी लड़की अस्पताल में एक मारे हुए लड़के के सहानुभूति में वहाँ तक खींच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊँगा? मुश्किन मुश्किन के कलेक्टर सुने तो सब में सब समझे कि मैं कहाँ चली, ठहर जा। मैं हरगिज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी, किसकी आज्ञा से? चंद्रकला, घूमने गई थी। मुरारीलाल, सारा दिन स्वांग किए रही और शाम को घूमने गई अस्पताल में? सुन नहीं सुनाई पड़ता? अच्छा। मनोरमा, कहाँ इस तरह दौड़े जा रहे हैं? मुरारीलाल, उससे पूछने की। मनोरमा, शांत हो जाइए, क्रोध को शांति कीजिए। सब नदी को कोई और अनर्थ निश्चित है। मुरारीलाल, कोई और अनर्थ? तुम अंधेरे में क्यों खड़ी हो? मनोरमा, चले बाहर, मैं कहती हूँ, सुन ले, तब क्रोध की उत्तेजना में वहाँ जाना ठीक नहीं। मुरारीलाल, अच्छा चलो, सिर में बड़ा दर्द है और शायद ज्वर भी हो गया है। मनोरमा, आपको? मुरारीलाल, हाँ। मनोरमा, आज का सारा दिन और रात को भी 10 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 10। इसी तरह झंझट और उत्तेजना में। मुरारीलाल, हाँ कहो। मनोरमा, उनका चित्त स्थिर नहीं है। मुझे तो संदेह है, अगर वे उत्तेजित की जाएंगी तो बड़ा अनर्थ होगा। मुरारीलाल, हिश, अनर्थ होगा? मैं इतना कच्चा नहीं हूँ, और अगर अनर्थ भी होगा तो क्या, जैसे और सब रहा है उतना और। मनोरमा, उनके मस्तिष्क में विक्षोभ हो गया है, वे पागल ना हो जाए। मुरारीलाल, पागल हो जाना इतना आसान नहीं है, नहीं तो मैं भी कभी का ही पागल हो गया होता। उसके लिए जितना दुख मुझे है अभी अभी बयान लेते वक्त। मनोरमा, क्या हुआ है अभी या? मुरारीलाल, नहीं, प्राय 1 घंटा हो रहा है मरे। मुझे उसका कितना दुख है ईश्वर जानता है। और यह लड़की? मनोरमा, यह दुख की रात है ही।
सब किसी को दुख है। आज क्रोध न कीजिए, आज तो रात बीतना ही नहीं चाहती। वाह बयान, बयान क्या रहा। मुरारीलाल दिन भर बेहोश रहा। उसे होश भी हुआ तो थोड़ी देर के लिए, रात को नहीं तो बयान उसी के समय ले लिया गया होता। मनोरमा, बयान है क्या? मुरारीलाल, उसने किसी मारने वाले का नाम नहीं बतलाया है। मनोरमा, क्यों? मुरारीलाल, न मालूम, मैं तो हैरान हो गया। जीता जीता रहता तो बड़ा आदमी होता, इसमें संदेह नहीं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं रजनीकांत बल रमापति सिंह का रहने वाला हूँ। तो उसने क्या कहा था, रजनीकांत ने अपने बयान में क्या कहा, मैं रजनीकांत बलापति सिंह का रहने वाला हूँ। तो 5 सितंबर दिन रविवार का दिन था। 5 सितंबर 2 घंटा दिन रहते मैं अपना धान जो कि बाग नवंबर 131 के पश्चिम आराजी नंबर 133 में रोपा गया है, देखने गया। एक भद्र व्यक्ति जो वकालत करते हैं मुझसे बातें करने लगे। इतने में ही पीछे से एक साथ मुझ पर 4 लाठियां पड़ी। मैं घबराकर घूम पड़ा। जो महोदय मुझे बातों में फंसाए हुए थे उछल कर कई कदम पीछे हट गए और बोल उठे, मार डालो, अब क्या देखते हो? मैंने देखा 8 आदमी लाठियों के साथ खड़े हैं। एक ही साथ 8 लाठियों ऊपर उठी और मुझ पर गिरी। मैं वहीं गिर पड़ा। गिरने पर मुझे कितनी लाठियां लगी कह नहीं सकता। प्रश्न, तुमने किसी को पहचाना? उत्तर, सबको। प्रश्न, नाम बताओ? उत्तर, नाम बतलाना मैं नहीं चाहता। मेरे परिवार में केवल 2 ही स्त्रियां हैं, कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे परिवार की सारी आशाएं मेरे साथ जा रही हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की आशाएं भी अपने साथ लेता जाऊं। मनोरमा की ओर देखते हुए, इसके बाद ही मैंने उसके मुंह की ओर देखा। उसकी आंखें बंद हो गई और मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कह दिया, नाड़ी बंद हो गई। मनोज शंकर, तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की, आपने उन्हें मरवा डाला? मुरारीलाल चौंक कर कुर्सी से बैठते हुए, मैंने मैंने कौन कहता है? मनोज शंकर, आपने उन्हें मरवा डाला। सबूत चाहिए तो माहिर खड़ा है, खून करने में उसने भी आपकी मदद की थी। मुरारीलाल, माहिर अली, रजनीकांत के खून से वह सूखा हुआ पेड़, उस खून का सूखा हुआ पेड़ हरा हो गया। मनोज शंकर, याद कीजिए वह रात। 10 वर्ष बीत गया। आपने अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था, केवल 8,000 रुपया पचा लेने के लिए। आप उस समय भी डिप्टी कलेक्टर थे और माहिर आपका तब भी मुंशी था। उसी रुपए से आपने यह मोटर ली थी और गांव पर एक बंगला बनवाया था। मुरारीलाल, मनोज, मैं बराबर प्रायश्चित करता रहा हूँ तुम्हें। मैंने अपनी सारी चिताओं का तुम जानते हो। मेरा व्यवहार जैसा तुम्हारे साथ, मेरा इच्छा की थी कि चंद्रकला से तुम्हारी मैं सब ओर से अभागा था। मनोज शंकर, आपने स्वीकार कर लिया। मेरी आत्मा का बोझ उतर गया। अब मैं आत्मघाती पिता का पुत्र नहीं हूँ। ओह, मैं क्या था? किस चिता में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मानसिक बीमारी हो गई। बराबर रात को मैं उन्हें स्वप्न में देखता था और सारा दिन उसी स्वप्न की भावना में पड़ा रहता था। पढ़ाई में भी कभी मेरी तबीयत नहीं लगी। किसी तरह विषय तैयार कर परीक्षा पास करता गया। यही बात अगर पहले मालूम होती, आज से 5-7 वर्ष पहले, तो मेरा जीवन इतना नीरस न होता। मुरारीलाल, मनोज, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। एक लड़की थी, वह भी नहीं संभल सकी। मनोज शंकर प्रसन्न होकर, नहीं, अब मुझे प्रसन्न चित्त और निरोग आत्मा के साथ संसार में जाने दीजिए। मैं अपने लिए स्थान खोज लूँगा। आपसे कुछ लेना, आपकी प्रत्येक वस्तु में, आपकी किसी भी स्मृति में उस खून के धब्बे लगे हैं। मुरारीलाल उठकर, नहीं जी, कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है। मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया। संसार में स्थान खोजने न निकलो, इसी स्थान को भर दो। चंद्रकला का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए। बांसुरी बजाते हुए सुख से रहो। तुम्हें किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मनोज शंकर विचार में पड़ जाता है। चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला वही कामदार साड़ी और चंद्रहार पहने है। इस समय उसका सिर खुला है, साड़ी से केवल पीछे की ओर जूड़ा ढका है। मनोज शंकर उसकी ओर देखकर जैसे कांप जाता है। उसके सिर को आगे बढ़कर देखता है, फिर पीछे हटकर दीवार के सहारे खड़ा होता है। मुरारीलाल उसको देखकर पहले तो क्रोध में लाल होते हैं, फिर सिर थामकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मुरारीलाल, चंद्रकला, जी हाँ, कहिए जो कुछ मन में आए।
उस बार तो मैं संकोच में कह न सकी, लेकिन अब संकोच छोड़ना होगा। मुझे अपनी मर्यादा के भीतर जो कुछ चाहे मुझसे पूछ ले आज। मुरारी लाल, मेरी मर्यादा तो तुमने बिगाड़ दी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चंद्रकला, लेकिन मैं तो सदैव आपके लिए ही प्रायश्चित करती रही हूँ। इनके बाप की हत्या आपसे हुई और उसका बदला ये लेते रहे मुझसे, बार बार मुझे ठोकर मारकर। अस्पताल में मैं गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सिर पर। यह सिंदूर उस 50,000 का प्रायश्चित है। आपने मुझे पैदा किया था। मैं विश्वास करती हूँ मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि आपके लिए। मुरारी लाल रूठे कंठ से, तुम इस समय बांसुरी बजाओगे? इस समय? मनोज शंकर, बजा दूं, आप लोगों को नींद आ जाए। मुरारी लाल, मेरा सर्वनाश हो गया और तुम व्यंग कर रहे हो? मनोज शंकर, प्रतिफल मिलता है ना, मेरा और रजनीकांत का सर्वनाश भी तो। मुरारी लाल, तुम सब मिलकर उसका फल देना चाहते हो? मनोज शंकर, हम लोगों ने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। सचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इसमें हम किसी का दोष नहीं है। मुरारी लाल, चंद्रकला जी। मुरारी लाल, अब क्या होगा? चंद्रकला, आपकी कृपा पर मुझे शिक्षा इतनी दे दी आपका निर्वाह कर सकूं। मुरारी लाल, तुम यहाँ रहना भी नहीं चाहती? चंद्रकला, नहीं, यहाँ रहने पर मैं आपकी मर्यादा के लिए कलंक रहूंगी और यहाँ से हट जाने पर अभी फिर पिता के घर में रहना आप अब तो उचित भी नहीं। माहिर अली नीचे से, मैंने सपना देखा था। मैं कहता ना कि आज कयामत की रात है। मनोज शंकर, मनोरमा दोनों साथ बोल उठते हैं। हाँ। ठीक है दोस्तों, मनोज शंकर और मनोरमा दोनों साथ में हाँ बोल देते कि सच में आज कयामत की रात थी। और आखिर में मुरारी लाल अकेला रह जाता है और सब शायद उसको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, यह नाटक हमारा यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अब अपने अगले नाटक में। कृपया करके आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको कोई और ऑडियो बुक, कहानी या उपन्यास या नाटक की ऑडियो बुक चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं वो आपको उपलब्ध करा सकूं जितना जल्दी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले नाटक के साथ।